नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से बातचीत करना चाहेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों से ये वादा किया गया था कि एक क्लास में हम लोग जो आपके वीडियो स्पेशल के हिसाब से बेरोजगारी और जो गरीबी का टॉपिक था उस पर हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज उसी विषय पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। पहले कुछ डिटेल में बातचीत में आप लोगों को बता रहा हूं, उसके बाद आप लोगों से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। किस तरीके के सवाल पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कैसे सवाल आगे की परीक्षाओं में आएंगे। जो पिछली बार ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था उसमें 2 सवाल इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। 2016 का जो एग्जाम है उसमें 2 सवाल यहां से आए हैं। तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एक सेशन की, जिस पर गरीबी और बेरोजगारी का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आज की क्लास में। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबराना इन परेशानियों से, यह तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। और जैसा कि आपको ये बार बार बताई जा चुकी है बात, तो अब बिना समय गवाए सीधे पहले कुछ डिटेल्स बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवालों पर हम आएंगे। तो देखिएगा, पहला आपके सामने कुछ डिटेल्स में रखने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप उन चीजों को याद करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद सवालों के जवाब दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग बातचीत शुरुआत जो कर रहे हैं वो किस टॉपिक से कर रहे हैं। गरीबी का टॉपिक जो है आपका, गरीबी वीडियो स्पेशल है, ये मैं बता देता हूं आपको पहले ही। वीडियो का जो एग्जाम है उसमें तो साफ तौर पर दे रखा है। इसके अलावा ये सेकंड ग्रेड जीके का जो पेपर है और एसएसटी का जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें ये आएगा निश्चित तौर पर। इसके अलावा आप लोगों का यह फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है उस पेपर में भी यहां से सवाल आएंगे। तो ये इतने एग्जाम के लिए है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस जो है, राजस्थान पुलिस में भी यहां से सवाल आया हुआ है, तो वहां भी यहां से सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप सभी को ये बातें ध्यान से सुननी है। सबसे पहले गरीबी होती क्या है ये जरा सुन। कोई भी व्यक्ति है वो मूलभूत आवश्यकता जो उसकी है, क्या है, मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता जो है उस आवश्यकता की अगर कोई पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। जैसे मूलभूत आवश्यकता पहले सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान थी, रोटी, कपड़ा और क्या था, मकान था। लेकिन वर्तमान में इसके साथ 2 मूलभूत साधन और जुड़ गए, एक आपका शिक्षा है और एक आपका क्या है, स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य भी उसको मिलना बहुत क्या है, जरूरी है। इस बात को भी ध्यान रखना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसके लिए जरूरी है। ये बात तो हुई किसकी, जिस व्यक्ति को ये मूलभूत आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, गरीब कहा जाता है। इसके अलावा नीति आयोग जो है, इस नीति आयोग वाली बात को बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। नीति आयोग ने एक बहुआयामी अवधारणा प्रस्तुत की, क्या की, बहुआयामी अवधारणा। बहुआयामी अवधारणा किसकी अवधारणा, बहुआयामी, यह बहुआयामी अवधारणा है वो गरीबी की है। किसकी है, गरीबी की बहुआयामी अवधारणा किसकी है, आयामी अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो ध्यान रखना नीति आयोग ने। इन्होंने कहा भाई रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए क्या चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई उसकी जीवित रहने की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, उसके स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, प्लस उसकी दक्षता का कैसे मूल्यांकन किया जाए, उसकी दक्षता क्या है। ये सब के लिए न्यूनतम आवश्यकता जो है उसका अभाव उस व्यक्ति के पास अगर है, न्यूनतम आवश्यकता का अगर न्यूनतम आवश्यकता का अगर क्या है, अभाव है, आवश्यकता का अभाव अगर है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है, स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है और उसकी दक्षताएं क्या है, इस सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहां पर न्यूनतम आवश्यकता की ये जो बहुआयामी अवधारणा है यह किसके बारे में है, तो यह ध्यान रखना, गरीबी के बारे में किसने प्रस्तुत की, नीति आयोग ने। इसी को हम एमपीआई कहते हैं, जिसको लेकर नीति आयोग ने अभी अपनी 2021 की रिपोर्ट जो है वो क्या की है,
जारी की है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको बताया जा चुका है देश के सबसे गरीब राज्य कौन से हैं, गरीब राज्य कौन कौन से हैं। तो इस बारे में कल की क्लास में मैंने आपसे बातचीत की थी कि भाई सबसे गरीब राज्य की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, आपका बिहार राज्य है। बिहार के बाद में दूसरा कौन सा है, झारखंड राज्य है। झारखंड के बाद आप लोगों का कौन सा है, तो आपको बताया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो क्या है, मध्य प्रदेश है। और इसके अलावा आप लोगों से यह भी बातचीत कल की क्लास में की गई थी कि गरीब की अगर नहीं पूछे, वो आपसे पूछ ले किसके बारे में, कि भाई गरीबी जिसमें सबसे कम है ऐसे राज्यों का सही जोड़ा भी बताइए। तो आप लोगों को क्या बताना है यहां पर, उसके अलावा बताना है कि भाई साहब जहां सबसे कम गरीबी है उसमें गोवा है, केरल है, आप लोगों का इस प्रकार के सारे राज्य उसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें केरल, गोवा और सिक्किम, केरल, गोवा और क्या है, सिक्किम है, सिक्किम है, ये राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब, तमिलनाडु और क्या है, पंजाब है, तमिलनाडु और पंजाब, ये जो राज्य हैं यहां पर सबसे कम गरीबी है। केरल है, गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, पंजाब है, यहां सबसे कम है। बिहार है, झारखंड है, यूपी है और आपका एमपी है, यहां सबसे ज्यादा क्या है, गरीबी है। राजस्थान का इस बहुआयामी सूचकांक में 8वां स्थान है। कौन सा है, 8वां स्थान है। यह बहुआयामी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो नीति आयोग ने प्रस्तुत की थी। ये करंट की बात है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, इस पर भी आपका सवाल बन सकता है। एक बार फिर बोल देता हूं, मूलभूत आवश्यकता की जो व्यक्ति पूर्ति नहीं कर पाता है वह गरीब कहलाता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आता है। बहुआयामी अवधारणा नीति आयोग ने प्रस्तुत की, जिसमें जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, उसकी दक्षता क्या है। वो न्यूनतम आवश्यकता का अगर किसी व्यक्ति के पास अभाव है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। इसके बाद इस बहुआयामी सूचकांक 2021 को जरूर ध्यान रखना, इसमें गरीब राज्य बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी है और जिसमें सबसे कम गरीबी है वो केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और क्या है, पंजाब है। अब थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस अवधारणा के बाद हम किस विषय पर बात करेंगे, गरीबी के अगर प्रकार की बात करें, किसकी बात करें, अगर प्रकार की बात करें। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले डिटेल पढ़ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके निरपेक्ष गरीबी क्या है, क्या है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, इसके दो टाइप हैं। तो निरपेक्ष गरीबी की अगर बात करें तो निरपेक्ष गरीबी में ध्यान रखना जो कुल गरीबों की संख्या है, क्या है, कुल गरीबों की संख्या, कुल गरीबों की संख्या जो है, गरीबों की संख्या उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी ज्यादा गिनती की जाती है। यानी कुल जो जनसंख्या उसमें गरीबों की संख्या कितनी है उसको जो पैमाना मानकर तैयार किया जाता है उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और इस निरपेक्ष गरीबी में आधार क्या है, भोजन है। यानी किसी व्यक्ति को भोजन कितना मिलेगा तो वह गरीब है और कितना नहीं मिलेगा तो वो गरीब नहीं है। इस बारे में दो प्रकार की गरीबी का निर्धारण है, एक तो गरीबी कहलाती है सापेक्ष गरीबी और एक कहलाती है आपकी निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में कुल गरीबों की संख्या को महत्व दिया जाता है और आधार क्या है, आधार आपका भोजन है। भोजन की पूर्ति कितनी हो रही है तो वो गरीब है और कितनी नहीं हो रही है तो वो ध्यान रखना है आपको। अगर शहरी व्यक्ति है, क्या है, शहरी व्यक्ति है और ग्रामीण व्यक्ति है तो दोनों का अलग अलग निर्धारण किया जाता है। अगर शहरी व्यक्ति है वो अगर आपका प्रतिदिन के हिसाब से 2100 कैलोरी अगर ये पूर्ति कर लेता है तो वह शहरी व्यक्ति क्या पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। और अगर ग्रामीण व्यक्ति है तो ग्रामीण के पास अगर 2400 कैलोरी जो है वो पर डे के हिसाब से अगर उसको नहीं मिल रही है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार फिर ध्यान रख लो। हाँ जी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी दो प्रकार की है। उसमें भोजन को आधार मानकर जिसको तैयार किया गया है वह निरपेक्ष है। इसमें कुल गरीबों की संख्या जो है उस कुल गरीबों की संख्या को महत्व दिया जाता है। यह भोजन को आधार मानकर तैयार किया जाता है, उस गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इसमें अगर किसी शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी अगर पर डे के हिसाब से नहीं मिल रही है तो वह गरीब है और अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर नहीं मिल रहा है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। अब बात करें सापेक्ष गरीबी की। सापेक्ष गरीबी जो है वो जीवन स्तर को आधार मानकर तैयार की जाती है। क्या मानकर, जीवन स्तर को आधार मानकर तैयार की जाती है। इसमें कुल जनसंख्या के अनुपात में, यहां तो कुल गरीब कितने हैं उसको महत्व दिया जाता है, यहां कुल जनसंख्या में, कुल
कुल जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में गरीबों की संख्या क्या है, यानी कुल जनसंख्या के अनुपात में गरीबों की संख्या कितनी है, गरीबों की संख्या कितनी है, इसको ध्यान में रखा जाए। इसमें जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए, आधार क्या है, आधार है जीवन स्तर, आधार क्या है, जीवन स्तर है। यहां आधार क्या है, भोजन है। यहां जीवन स्तर का मतलब है आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप गाड़ी पर कितना खर्च करते हैं, आप घर पर कितना खर्च करते हैं, आप बाहर घूमने पर कितना खर्च करते हैं, ये सारी बातें जो है उनको ध्यान में रखते हुए आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है उसको ध्यान में रखकर जो गरीबी का निर्धारण किया जाता है उसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। यह गरीबी की संख्या जो है वो कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर डिसाइड की जाती है। यह समावेशी विकास की एक क्या है, असमानता की द्योतक है। यह समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका है, समावेशी विकास जो है उस समावेशी विकास की क्या है, असमानता की द्योतक है। असमानता का मतलब आपको बता दिया कल की क्लास में, यानी इस देश की जनसंख्या में कितने लोग हैं जिनके पास धन ज्यादा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास धन कम है। ये सारी चीजें जिनको ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है वो आपका सापेक्ष गरीबी है। तो आधार है आपका जीवन स्तर, समावेशी विकास की अवधारणा। अभी हाल ही में असमानता रिपोर्ट जारी की गई है, असमानता रिपोर्ट जारी की गई। इस असमानता रिपोर्ट में यह कहा गया है, इस रिपोर्ट को असमानता रिपोर्ट 2022 नाम दिया गया है, और इस देश की जनसंख्या में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की कुल धन का 22% धन उनके पास है। तो यह असमानता को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो समावेशी विकास के लिए असमानता का कम होना जरूरी है, बल्कि हमारे यहां तो यह क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी बातें सापेक्ष निरपेक्ष के बारे में आप लोग ध्यान रखना। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बनी हुई कुल समितियां जो है उसके बारे में मैं फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूं। इसके मापन के लिए या आधार के लिए कुछ समितियां बनाई गई, उन समितियों को फटाफट सुन लेना। सबसे पहले 1964 और 65 में, 1964 और 65 में एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम क्या है जरा ध्यान रखो। प्रोफेसर, यहां पर आपके सामने प्रोफेसर मिन्हास, क्या है, मिन्हास, प्रोफेसर मिन्हास, वह प्रोफेसर गॉडगिल के नेतृत्व में, वह प्रोफेसर क्या है, गॉडगिल है, गॉडगिल। इन दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में इसको बनाया गया समिति को। प्रोफेसर मिन्हास व प्रोफेसर गॉडगिल के नेतृत्व में 1964-65 में एक समिति बनाई गई। इन्होंने एक बात कही कि भैया जिस आदमी की गरीबी रेखा का निर्धारण हम करेंगे, गरीबी रेखा का निर्धारण इन्होंने किया, और इन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण में यह कहा कि जिस व्यक्ति की आय जो है, जिस व्यक्ति की मासिक आय जो है 20 रुपए, मासिक आय क्या है, 20 रुपए से कम है वह गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी मासिक आय 20 रुपए से ज्यादा है वो गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर है। इन्होंने क्या कहा, दोबारा सुन लीजिएगा। गरीबी रेखा से आधार पर इन्होंने 20 रुपए डिसाइड की मासिक आय। इन्होंने कहा जिस व्यक्ति की मासिक आय 20 रुपए से कम है वह व्यक्ति तो क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे होगा, और जिसकी आय 20 रुपए से ज्यादा है वह गरीबी रेखा से क्या होगा, ऊपर होगा। यह किसने कहा, 1964-65 में बनाई गई एक समिति, प्रोफेसर मिन्हास और प्रोफेसर गॉडगिल के नेतृत्व में जो समिति बनी उसने ऐसे कहा। इसके बाद में एक समिति बनी जिसका नाम था वीएम, ठीक है, वीएम रथ व दांडेकर समिति, वीएम रथ व दांडेकर समिति, दांडेकर एक समिति बनाई गई। ये दांडेकर समिति कब बनी थी तो ध्यान रखना, ये 1973 में बनी थी। वीएम रथ व दांडेकर समिति 1973 में इस समिति को बनाया गया। इस समिति ने आधार माना कैलोरी को, किसको आधार माना, कैलोरी को आधार मानकर क्या किया, डिसाइड किया गरीबी का। इन्होंने कहा कैलोरी भैया अगर 2200 कैलोरी, कितनी, 2200 कैलोरी जो है वो अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कोई व्यक्ति प्रतिदिन पर डे के हिसाब से अगर प्राप्त कर पा रहा है तब तो वो गरीब नहीं है। और अगर उसको 2200 कैलोरी से कम अगर क्या मिल रही है, प्रतिदिन के हिसाब से अगर उसे कैलोरी मिल रही है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब। दोबारा बोल रहा हूं, प्रोफेसर मिन्हास और गॉडगिल ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक समिति थी 1964-65 में बनी। इन्होंने 20 रुपए आधार माना। मासिक अगर कोई, यहां क्या है, मासिक आय अगर किसी व्यक्ति की 20 रुपए है
तो वह गरीबी रेखा का निर्धारण उन्होंने किया कि 20 रुपए से कम है तो गरीबी रेखा से नीचे है और 20 रुपए से ज्यादा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। उसके बाद वीएम रथ व दांडेकर समिति बनाई गई 1973 में। इन्होंने आधार किसको माना? कैलोरी को आधार माना, और कैलोरी को आधार मानकर इन्होंने बताया कि 2200 कैलोरी अगर पर डे के हिसाब से कोई व्यक्ति ले रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर इससे कम है तो वह गरीबी रेखा से नीचे है, यानी वह गरीब है और वह गरीब नहीं है। इस बारे में इनका आधार जरूर ध्यान रखना। 2200 कैलोरी पर डे के हिसाब से पर व्यक्ति है, ये क्या है? पर पर्सन है। पर पर्सन का मतलब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की 2200 कैलोरी होना जरूरी है। इसके बाद देखिएगा अगली एक बात और करें आपके सामने। एक समिति है जिसका नाम है वाई के अलग समिति। कौन सी है? वाई के अलग समिति है। ये सब समितियां ध्यान रखना, कई बार तो परीक्षा में सीधा आया है कि इस समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति जो है, इस वाई के अलग समिति के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। वाई के अलग समिति क्या कहती है जरा सुनो। इस समिति को 1979 में गठित किया गया। इस समिति ने ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और क्या है? शहरी, इन दोनों के लिए अलग अलग जो है वो कैलोरी का डिसाइड किया। ये वो समिति है जो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछी गई है। वाई के अलग समिति का जो कैलोरी का निर्धारण है वह परीक्षाओं में आज तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। क्या है जरा सुनो। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी जो है वो पर डे के हिसाब से लेता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है, और अगर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति लेता है पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से पर पर्सन है ये, ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से है ये, प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये ध्यान रखना। अगर इतना कोई व्यक्ति लेता है प्रतिदिन के हिसाब से तो वह व्यक्ति क्या नहीं है? गरीब नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वाई के अलग समिति। दोबारा सुन लीजिए, वाई के अलग समिति क्या कहती है? इस समिति को 1979 में गठित किया गया। इस समिति ने कहा भैया दो व्यक्ति हैं, एक तो क्या है आपका शहरी है और एक क्या है? ग्रामीण है। अब आपको कंफ्यूजन परीक्षा में होगा ज्यादा किसकी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना मेरे बंधुओं, गांव वाले लोग काम ज्यादा करते हैं, इनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। तो यहां पर आपके सामने होगा 2400 कैलोरी किसकी? 2400 कैलोरी पर व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ग्रामीण को अगर मिलती है तो वह गरीब नहीं है, वरना वो गरीब है। और अगर शहरी व्यक्ति है तो उसको कैलोरी की कमी जरूरत होती है क्योंकि वो ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करता है, तो 2100 कैलोरी जो है उसको 2100 कैलोरी पर डे के हिसाब से जरूरत अगर पड़ती है। ये आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति की पूरी होती है तो वह गरीब नहीं है, अन्यथा वह व्यक्ति क्या है? गरीब है। ये वाई के अलग समिति आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद करना है। अब सुनिए आगे क्या है। सवाल करने से पहले कुछ और समितियां मैं आपको बता दे रहा हूं, इन समितियों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कई बार कि इस समिति का संबंध किससे है। अब एक इंपॉर्टेंट समिति है जिसका नाम है टी लक्कड़वाला समिति। क्या है? टी लक्कड़वाला समिति है। टी लक्कड़वाला समिति जो है ये समिति क्या है जरा इस बारे में भी सुन लीजिए। टी लक्कड़वाला समिति के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है कि टी लक्कड़वाला समिति जो है वो जीवन स्तर को आधार मानकर अपना मूल्यांकन करती है। वही जीवन स्तर का मतलब है आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप गाड़ी में चलते हो, पैदल चलते हो, जूते कौन सी कंपनी के पहनते हो, आप शर्ट कौन सी कंपनी के पहनते हो। ठीक है, प्रिया यादव जी सवाल भी कराएंगे लेकिन कुछ बातें बता दें तब आपको सवाल कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, वरना सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होगा सीधे सीधे कुछ लोग जिन्होंने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। जीवन स्तर जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड आपका कैसा है, गाड़ी कौन सी रखते हो, घर कैसा है, घर में कितने साधन हैं, ये सारे जिनमें आधार मानकर तैयार किया जाता है वह जीवन स्तर है। शिक्षा भी ले रहे हो तो शिक्षा आप कहां से प्राप्त कर रहे हो, किस प्रकार के इंस्टीट्यूट से आप शिक्षा ले रहे हो, इन सब को लेकर के इन्होंने कब समिति गठित की गई, ये 1989 में ये समिति गठित की गई, यानी 1989 में इस समिति का क्या किया गया था गठन। वो पिछली वाली जो अलग समिति थी वो 1979 में थी, ये क्या है 1989 में है। तो जीवन स्तर कैसा है इसको आधार मानकर इन्होंने कहा भैया एक काम करो, ठीक है, राज्य जितने भी हैं उन सब राज्यों के अनुसार अलग अलग निकालो, इसको राज्य अनुसार क्या निकालो, इसका मूल्यांकन अलग अलग किया जाए। तो इस समिति ने जीवन स्तर के आधार पर गरीबी जो है वो प्रत्येक राज्य की अलग अलग निकाले जाने की इन्होंने क्या की थी,
पैरवी की थी। दोबारा बोल रहा हूं 1989, यहां दोबारा समझ लो जिन्होंने नहीं समझा। 1989 में टी लक्कड़वाला कई बार तो परीक्षाओं में सीधा इतना ही सवाल पूछा हुआ है, आरपीएससी तक में भी, कि भैया टी लक्कड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा कि इससे संबंधित है। तो जीवन स्तर को आधार मानकर, किसको आधार मानकर, जीवन स्तर को आधार मानकर इस समिति ने गरीबी को डिसाइड किया और इन्होंने ये कहा लिविंग स्टैंडर्ड जैसा होगा, जिस पर जितना खर्चा होगा उस आधार पर हम गरीबी का निर्धारण करेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा भाई प्रत्येक राज्य जो है उसकी क्या की जाए, अलग अलग डिसाइड की जाए। क्यों की जाए अलग अलग, क्योंकि भैया जैसी स्थिति पंजाब में है वैसी राजस्थान में नहीं है, जैसी राजस्थान में वैसी त्रिपुरा में नहीं है, जैसी त्रिपुरा में है वैसी गुजरात में नहीं है, जैसी गुजरात में वैसी जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहां राजस्थान में प्रत्येक राज्य की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ यहां की स्थितियां भी अलग अलग है। इस आधार पर हमें गरीबी का निर्धारण भी प्रत्येक राज्य का अलग अलग करना चाहिए। तो इस आधार पर लक्कड़वाला समिति ने जीवन स्तर को आधार मानकर प्रत्येक राज्य की अलग अलग गरीबी के निर्धारण करने की सिफारिश की थी। इसके बाद चलिए अगली समिति पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट समिति और है जिसका नाम क्या है, वो है सुरेश तेंदुलकर समिति। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति, आपको परीक्षा में सिर्फ तेंदुलकर समिति लिखा हुआ भी मिल सकता है। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति, ये सारी समितियां जो है वो आज तक परीक्षा में पूछ ली जा चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन सबको जरूर ध्यान रखना। इस समिति का गठन 2005 में किया गया था, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2009 में क्या की थी, प्रस्तुत की थी। 2005 में समिति का गठन, 2009 में इन्होंने अपनी क्या की, रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने किसको आधार माना, परिवार के मासिक उपभोग जो है ना, परिवार का क्या है, परिवार का मासिक उपभोग कितना है, मासिक उपभोग व्यय क्या है, उपभोग व्यय क्या है, यानी ये लोग घर में कितना खर्चा करते हैं महीने भर में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये लोग कितना खर्चा करते हैं। जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर है, इन्होंने आधार किसको बनाया, मासिक उपभोग व्यय क्या है उसको आधार बनाकर एक घर के अंदर जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं उसको आधार मानकर इन्होंने क्या किया, इस गरीबी का निर्धारण किया। इन्होंने कहा अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो उसकी क्या होनी चाहिए, उपभोग, और अगर शहरी व्यक्ति है तो उसका उपभोग मासिक क्या होना चाहिए। ग्रामीण व्यक्ति अगर है तो उसका खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो अगर वो 4050 रुपए खर्च कर लेता है मासिक रूप से, क्या कर लेता है, मासिक रूप से अगर कोई परिवार है वो 4050 रुपए खर्च कर लेता है तो वह क्या माना जाएगा, गरीब नहीं माना जाएगा, यानी इससे कम खर्च करता है तो वह गरीब माना जाएगा। इसके बाद शहरी लोग हैं, इनका खर्चा थोड़ा शहर में रहने का ज्यादा होता है, इसके लिए इन्होंने कहा अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति 4950 रुपए खर्च कर लेता है प्रति महीने के हिसाब से तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर इससे कम खर्च करता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। और सुरेश तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2011 जो है, इस 11 का जो गरीबी बताइए वो 21.9% बताइए। ये आंकड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं। इस समिति के हिसाब से वर्ष 2011 की जो गरीबी है वो 21 पॉइंट कितने प्रतिशत है, 9% है। सुरेश तेंदुलकर समिति को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सभी बंधु ध्यान से सुन ले भैया। सुरेश तेंदुलकर समिति, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर पूरी समिति का नाम है। 2005 में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी। इन्होंने कहा कोई परिवार जो है वो अपने जीवन स्तर के आधार पर या मासिक रूप से वो उपभोग पर व्यय कितना करता है, उपभोग व्यय उसका कितना है, इसको आधार मानकर इन्होंने क्या किया, गरीबी का निर्धारण किया। इन्होंने कहा हम भाई शहरी और ग्रामीण जो है ना, शहरी और गरीबी का आधार अलग अलग है, जैसे अलग अलग राज्य का है वैसा ही गरीबी का शहरी और ग्रामीण का अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। हाँ जी, अरे भाई सुरेश कुमार, ठीक है, तो आपको पता नहीं है क्योंकि रोजाना जो क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि मैं क्या बात बताने जा रहा हूं। ये करंट के नहीं है, वो नहीं है, तो भैया ये बात आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी इसलिए मैं बता रहा हूं।
शहरी और गरीबी जो है इसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि अगर शहरी है और ग्रामीण है, यहां क्या है, ग्रामीण है, ये ग्रामीण वाले के हिसाब से इन्होंने कहा 4050 रुपए अगर प्रति महीने के हिसाब से वो नहीं अगर कमा रहा है तो वो गरीब है। शहरी अगर है तो उसका खर्चा ज्यादा होगा, तो 4950 रुपए उसे पर मंथ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए जरा यहां पर बात करते हैं इससे आगे एक समिति और आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये समिति, लेकिन फिर भी नाम से आ जाए तो आप ध्यान रखना। यहां है नरेश चंद्र सक्सेना समिति, नरेश चंद्र सक्सेना समिति जो है इसको भी ध्यान रखना है। नरेश चंद्र सक्सेना समिति जो है ये 2010 में गठित की गई थी। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र जो है उस ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल को पृथक से गणना करने के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का जो बीपीएल है उसका आधार अलग से होना चाहिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल की पृथक से गणना करने के बारे में, गरीबी की गणना करने के बारे में अपने सुझाव दिए थे। किसने, नरेश चंद्र सक्सेना समिति ने। तो आपसे परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा नरेश चंद्र सक्सेना समिति का संबंध कब से है या कब गठित की गई, तो 2010 में गठित की गई, और गरीबी का जो मूल्यांकन है वो ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल का अलग से गणना की जाए, इस आधार पर इस समिति का गठन किया जाए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति और है जिसका नाम है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया 3 समिति तो रटकर चले जाना, लकड़वाला समिति है, इसके अलावा आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति है और सी रंगराजन समिति है। इन तीनों समितियों से संबंधित परीक्षा में सवाल हर बार आ रहे हैं, और पिछले जो पेपर हुआ है वीडियो का उसमें 2 सवाल आए हैं यहां से। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इस समिति का गठन किया गया कि भैया एस तेंदुलकर जो समिति ना, एस तेंदुलकर समिति, इस तेंदुलकर समिति ने जो भी सिफारिश की है, एक तो आप उन सिफारिशों की क्या करो भैया, समीक्षा करो, क्या उन्होंने सही बताया या गलत बताया। एक तो इस समिति की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया, प्लस एक इन्होंने कहा भी आप गरीबी को पुनः परिभाषित करो। क्या करो, गरीबी को पुनः परिभाषित करो। पुनः परिभाषित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, उस समिति को नाम दिया गया सी रंगराजन समिति। ये सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था, ये ध्यान रखना। काम क्या था, एक तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो कहा उसकी समीक्षा करो, गरीबी को आप पुनः से परिभाषित करो, इसके लिए इस समिति का गठन किया। और इस समिति ने कहा भैया मासिक उपभोग व्यय जो है ना वो 3-4 चीजों को देखकर हम करेंगे, कि मासिक उपभोग व्यय तो ठीक बात है, लेकिन हम 3-4 क्राइटेरिया बता रहे हैं। एक तो पोषण युक्त आहार वो व्यक्ति ले रहा है या नहीं ले रहा, आहार का उसका खर्चा कितना है वो चेक करो। एक वो अपनी शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है ये चेक करो, और एक वो स्वास्थ्य पर खर्चा कितना कर रहा है। अब भाई गाड़ी घोड़े वो ला रहा है वो छोड़ो सारा चक्कर, आप तो उसका मासिक उपभोग वे 3-4 चीजों पर चेक कर लो। एक तो वो पोषण पर खर्च कितना कर रहा है, एक वो शिक्षा पर खर्च कितना कर रहा है, एक वो स्वास्थ्य पर खर्च कितना कर रहा है। ये सब डिसाइड करके ही हम बताएंगे कि वो गरीब है या नहीं है। फिर इन्होंने कहा ठीक है, आपके आधार पर ही हम ग्रामीण और शहरी जो है, ग्रामीण और क्या है शहरी, वही क्राइटेरिया रखेंगे। लेकिन आपने जो आय बताई थी, जो पहले वाली समिति तेंदुलकर समिति थी, उस तेंदुलकर समिति ने यह कहा कि अगर 4050 रुपए 4950 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहा है तो वह गरीब नहीं है, इससे कम है तो वह गरीब है। इन्होंने कहा इसमें हम थोड़ा सुधार करना चाहते हैं, अगर ग्रामीण है तो वो 4800 रुपए अगर कमा रहा है पर मंथ के हिसाब से तो वह गरीब नहीं है, और अगर शहरी है तो वो 7050 रुपए अगर कमा रहा है तो वह गरीब नहीं है। सीधी सी बात है, इसको बढ़ाकर उन्होंने 4800 कर दिया भैया, यानी 4050 को 4800 कर दिया। यहां पर जो आप लोगों का कितना था 4950 था, इसको बढ़ाकर उन्होंने 7000 कितना कर दिया 50 रुपए कर दिया, और उसने ये कह दिया कि इससे अगर कम वाले हैं तो वह गरीब है और इससे ज्यादा वाले हैं तो वह गरीब नहीं है। ये गरीबी रेखा का एक इन्होंने निर्धारण कर दिया दोबारा से। तो दोनों में तुलना जरूर ध्यान रखना, ये 4050 है, ये 4800 है, ये 4950 है, ये 7050 है। अब 2011 की गणना के अनुसार इस समिति ने तो बताया कि 21.9% गरीब व्यक्ति हैं। भारत में गरीबी का प्रतिशत क्या है 21.9 है।
इस समिति के आधार पर जो, यानी सी रंगराजन समिति के आधार पर 2011 की जो गरीबी का प्रतिशत है वह 29 पॉइंट कितना है, 5% है। ये दोनों डाटा परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो आप जरा इन बातों को याद कर लीजिए, 21.9% और 29.5% जो आपका है वो आप याद करो। इसके बाद एक छोटी सी बात और सुन लो, यहां पर इसके बाद एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था हासिम समिति। क्या थी? हासिम समिति। हासिम समिति का जो गठन किया गया वो कब किया गया था? ये 2012 और 13 में किया गया था। आपको इससे ज्यादा समितियां अब नहीं पढ़नी है, बस ये ध्यान रखना। हासिम समिति जो है वो 2012 और 13 में की गई। इन्होंने कहा कि पहले वाली एक नरेश चंद्र समिति थी, नरेश चंद्र सक्सेना, उन्होंने तक ग्रामीणों की गरीबी की अलग गणना करो। इन्होंने कहा शहरी जो बीपीएल है इनकी अलग गणना करो। दोनों में अंतर समझ लो। पहले प्रोफेसर नरेश चंद्र सक्सेना समिति एक बनी थी, ये 2012 की समिति है। इसने तो क्या कहा था, 2010 की, सॉरी, इन्होंने तो कहा था कि जो ग्रामीण है, क्या है, ग्रामीण, उन ग्रामीण बीपीएल की अलग से गणना करो। इन्होंने कहा शहरी जो बीपीएल है उनकी क्या करो, अलग से गणना करो, ठीक है। तो आप सब इन बातों को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं छोटी छोटी दो बात बता रहा हूं, उसके बाद सवाल कराएंगे सीधे आप लोगों को। दो छोटी छोटी बात जो इससे रिलेटेड है वो जरा समझ लो। एक आपसे पूछा जाता है, एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया 2017 का, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। विजन डॉक्यूमेंट कब प्रस्तुत किया गया? 2017 में। इस विजन डॉक्यूमेंट में यह कहा कि भारत से हम 2032 तक गरीबी को मिटा देंगे। यह डेट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाएगा कि नीति आयोग द्वारा 2017 में जारी किए गए विजन डॉक्यूमेंट जो है, उस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में आप बताएं कि कब तक भारत को गरीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। यह मिशन उसमें रखा गया है। अर्जुन सेन समिति का संबंध, रीना जी, ये बेरोजगारी से, उस समय आपको बताएंगे। तो यहां क्या है, 2032 जो है, यहां तक क्या कर दिया जाएगा, भारत को गरीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। और इस विजन डॉक्यूमेंट में 3 बातें प्रमुखता से कही गई कि भैया आप एक तो गरीबी की गणना सही करो। क्या करो? गरीबों की गणना जो है उसमें दिक्कत आ रही है, वो सही से गणना हो नहीं पा रही है, इसकी एक तो गणना सही हो। दूसरी बात इन्होंने कहा इसके लिए उन्मूलन योजनाएं चलाई जाए। क्या चलाई जाए? गरीबी उन्मूलन के लिए योजना चलाई जा रही है। और मुझे यह लगता है कि आपकी परीक्षा का सवाल गरीबी उन्मूलन योजना से ही आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, योजना की मॉनिटरिंग की जाए। क्या की जाए? योजना की मॉनिटरिंग की जाए, मॉनिटरिंग सही की जाए। ये 3 बातें नीति आयोग के इस विजन डॉक्यूमेंट में कही गई। क्या थी? पहली, 2032 तक हम गरीबी को भारत से मुक्त कर देंगे। उसके बाद कहा कि इसके लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे। भाई पूछा कि 2032 तक आप कर कैसे दोगे, तो इन्होंने 3 सुझाव दिए। क्या दिए? 3 सुझाव दिए। वो 3 सुझाव क्या है? पहला कहा गरीबी की गणना सही से किया जाए। उसके बाद गरीबी के उन्मूलन के लिए सही योजना चलाई जाए। उसके बाद योजनाओं की सही क्या की जाए? मॉनिटरिंग की जाए। ये 3 आधार इन्होंने बताए। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया मेरे दोस्तों कि भैया एक तो हमारा कृषि क्षेत्र है, एक हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है। इस कृषि क्षेत्र में 25 करोड़ लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और इस एमएसएमई सेक्टर से जो है वो 8 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यानी पूरे देश का जो वर्क फोर्स है उसका 65% इन 2 क्षेत्रों में लगा हुआ है। यानी 65% जो वर्क फोर्स हमारा है, वर्क फोर्स जो है वो इन 2 क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इन 2 क्षेत्रों पर क्या करने की जरूरत है? हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये भी इन्होंने कहा। इसके अलावा एक बात आपको बेरोजगारी, इस गरीबी के संबंध में एक आपने पढ़ा होगा लोरेंज वक्कर का नाम। क्या सुना होगा? आपसे सीधा पूछा जाएगा लोरेंज वक्कर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, ये लोरेंज वक्कर सबसे पहले दिया कब गया, यह सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। 1905 में ये लोरेंज वक्कर जो है वो किसके द्वारा? मैक्स ओ लोरेंज। किसके द्वारा? मैक्स ओ लोरेंज जो है, मैक्स ओ लोरेंज जो है उसके द्वारा इसे क्या किया गया था? जारी किया गया था। यह किसको प्रदर्शित करता है? उस समय ध्यान रखना, वो पहले ऑप्शन में आपको गरीबी देगा, आपको वो गरीबी नहीं करना है, ठीक है।
चलिए अब जरा सुनिए, गरीबी नहीं करना है तो क्या करें? फिर आपको एक ऑप्शन में वो देगा आर्थिक असमानता। क्या देगा? आर्थिक असमानता। तो ध्यान रखना, आपको उस आर्थिक असमानता वाले पर टिक करना है, ना कि गरीबी वाले पर। आर्थिक असमानता को प्रदर्शित करता है यह आय और जनसंख्या के बीच का ग्राफ होता है। आय और किसके बीच में? जनसंख्या का जो प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत, उसके मध्य का क्या है? ये वक्र है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार का एक वक्र होता है, ये इसमें एक समानता वाली लाइन होती है, इसमें यहां से यहां तक ये वक्र होता है, यहां पर प्रदर्शित किया जाता है ए और यहां पर बी। इधर आपकी टोटल जो आय है वो आय क्या है, और उसके बाद यहां पर आपका जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ऐसा एक ग्राफ प्रदर्शित किया जाता है, उसे लोरेंज वक्र कहते हैं। एसएससी में पूछा जा चुका है कि ये लोरेंज वक्र सबसे पहले कब लाया गया, तो 1905 में ये लोरेंज वक्र जो है वो किसके द्वारा? मैक्स और लोरेंज के द्वारा प्रतिपादित किया। यह गरीबी को नहीं, यह आर्थिक असमानता को प्रदर्शित करता है, यानी आय की असमानता, गरीब लोगों के पास धन कितना है और आर्थिक जो सक्षम लोग हैं उनके पास धन कितना है, इसको यह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। एक आपने गिनी गुणांक का नाम सुना होगा, किसका? गिनी गुणांक, यह भी परीक्षा में आ चुका है। गिनी गुणांक जो है उसका मान किसके मध्य होता है? तो गिनी गुणांक को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है, यह बात आप ध्यान रखना। यह भी किसको प्रदर्शित करता है? आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। इटली के एक प्रोफेसर थे, इटली के प्रोफेसर थे कोरेरोडो गिनी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, और इसका मान होता है G बराबर A/A+B। ये A और B क्या है? ये A और B इस लोरेंज वक्र में जो A और B का मान होता है वह आपका यहां मान है। अब जो लोग कह रहे हैं कि सवाल कराओ, उनके सामने मैं जरा सवाल रख रहा हूं, पहले सवाल का आप जवाब देना मेरे मित्रों। सवाल आपके सामने आ चुका है, जरा बोलिएगा इसका सही जवाब, बोलो। अब मैं सीधे सवालों पर आप लोगों को लेकर आ रहा हूं और सवालों के जवाब आपको देने हैं, तो बोलिए जरा। पहला सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है, यह है सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? इस प्रकार के सवाल जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और यह सवाल हालांकि पुराना है लेकिन अभी तक की परीक्षाओं में यह सवाल आ रहा है। बोलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, यह आप जवाब दीजिएगा। तो 5 जुलाई 2013 को, ठीक है? हाँ जी, बोलो जी, बोलो। यहां पर आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। हाँ भाई, बर्थडे किसका है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन में हमेशा आप प्रगति करते रहें और सफलता के परचम को लहराएं, बस यही शुभकामनाओं के साथ अब आगे बढ़े। तो 10 दिसंबर जो लोग जवाब दे रहे हैं उनका गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या है जरा सुनो। यह है आपका 10 गलत है, 2 सितंबर भी गलत है, 1 जनवरी भी गलत है। इसका सही जवाब है 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है वो क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो 5 जुलाई इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला सवाल जरा पढ़िए, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विधिवत शुभारंभ कब किया गया? इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है? हाँ, प्रिंस शर्मा जी कोई व्यवस्था कर देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़िए अब। हाँ, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विधिवत शुभारंभ कब किया गया? 20 नवंबर 2016, 20 नवंबर 2015, 20 नवंबर 2014, 20 नवंबर 2017। अभी अभी पिछले दिनों मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था आपको कि इसने अपने 5 साल जो है वो क्या कर लिए हैं, इस योजना ने अपने पूर्ण कर लिए हैं। तो नवंबर माह का अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो इसमें इसका सवाल आपको जरूर मिला होगा। तो बोलिए जरा, कब किया गया? तो 20 नवंबर 2016 जो है इसको इसका विधिवत शुभारंभ जो है वो कर दिया गया था। तो 16 से लेकर के 17 तक, 17 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर के 21 तक, ये इतने साल इसको पूर्ण हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस योजना को अभी हाल ही में 5 वर्ष जो है वो क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है?
हाँ, पिछला सवाल जो है वो आपको बता दिया। यहां पर 2 नंबर सवाल, अच्छा 2 नंबर छूट गया है, कोई बात नहीं, बाद में करा देंगे। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विधिवत शुभारंभ कब किया गया? तो विधिवत शुभारंभ इसका 20 नवंबर 2016 को किया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहां की गई? राजस्थान पुलिस में यह सवाल आ चुका है भैया, राजस्थान पुलिस जो है उसमें यह सवाल आया है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहां की गई? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? राजस्थान में जयपुर में अलग से पृथक से क्या की गई है? रोजगार कार्यालय की महिलाओं के लिए अलग से स्थापना की गई है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी प्रतिशत, बेरोजगारी की कुछ बातें मैंने अभी बताई नहीं है, मैंने सिर्फ आज गरीबी के बारे में बताया, बेरोजगारी के संबंध में भी पूरी डिटेल आपको बता देंगे साथ साथ ही सवालों के, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। त्रिपुरा है, मेघालय है, राजस्थान है, असम है। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी बतानी है, गरीबी नहीं बतानी है। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी प्रतिशत वाला राज्य, संख्या भी नहीं है, प्रतिशत बताना है, उसका राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान, असम, कौन सा राज्य है जहां पर बेरोजगारी जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा है, ये सर्वाधिक प्रतिशत है, वो आपको बताना है। तो आप लोगों ने बेरोजगारी के संबंध में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। बेरोजगारी वही है, कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार कहलाता है। तो विकासशील देश और विकसित देश जो है ना, विकासशील देश एक क्या है? विकासशील, और एक क्या है? विकसित देश है। दोनों में ध्यान रखना, यह सवाल परीक्षा में आ चुका है कि भैया विकासशील देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी और विकसित देशों में किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना, विकासशील देशों में एक तो मौसमी बेरोजगारी होती है भैया, मौसमी बेरोजगारी होती है। इसके अलावा यहां पर एक छिपी हुई बेरोजगारी होती है, छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी जिसको कहते हैं, यानी खेत में काम करने की जरूरत तो 5 लोगों की और उसी खेत में 20 लोग काम कर रहे हैं, वह बेरोजगारी छिपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि उसमें 5 व्यक्तियों की जरूरत थी तो 5 की जगह 10 काम कर रहे हैं, तो वो जो 5 काम करें उसके काम करने का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, तो वह छिपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी आप लोग सब जानते हैं, ऋतु के अनुसार जो बेरोजगारियां आती है। एक आपके अनुसार है संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है औद्योगिक संरचना हमारे यहाँ सही नहीं होने की वजह से, कभी कोई उद्योग लगता है तो कभी कोई उद्योग बंद हो जाता है, उसकी वजह से सही औद्योगिक संरचनाएं नहीं होने की वजह से जो बेरोजगारी पैदा होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत जैसे देश में ये प्रमुखता से पाई जाने वाली बेरोजगारियां हैं मौसमी, छिपी हुई, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। विकसित देशों में एक पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, विकसित देशों में, ये विकासशील देशों में कम होती है, नहीं होती है। इसके बाद एक यहां पाई जाती है घर्षण बेरोजगारी, एक यहां पाई जाती है तकनीकी बेरोजगारी। आजकल तो ये विकासशील देश भारत जैसे देशों में भी है तकनीकी बेरोजगारी, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो आपको वो पूछे विकासशील में कौन सी है तो ये बतानी है मौसमी, छिपी, सृजनात्मक। वो पूछे विकसित में कौन सी है तो चक्रीय, घर्षण और तकनीकी बतानी है। यानी चक्रीय बेरोजगारी ये है कि भैया मांग जो है उसके अनुसार जो है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसके मांग और आपूर्ति में असंतुलन की वजह से कभी मांग ज्यादा हो जाती है तो कभी मांग कम हो जाती है, इसकी वजह से कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, वह कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद है घर्षण बेरोजगारी। एक काम को छोड़कर, एक कार्य को छोड़कर व्यक्ति अपना काम चेंज करता है, यानी कार्य बदलता है, दूसरे कार्य में लगता है, उसके बीच में जो समय अंतराल में वो बेरोजगार रहता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बेरोजगारी। और तकनीकी के कारण आने वाली बेरोजगारी तो आप जानते हैं, आज कोई मोबाइल का काम एक व्यक्ति जानता है और उसे उस मोबाइल के काम के अलावा दूसरे का नहीं आता है, तो वो जो बेरोजगार रहता है व्यक्ति नई तकनीकी सीखने के समय तक, वो आपका तकनीकी बेरोजगार कहलाता है। यानी कोई उद्योग में काम करना, टेक्नीशियन था, वो काम तो उसका अब बंद हो गया, काम आना बंद हो गया। जैसे घड़ी है, घड़ी की दुकान पहले बहुत हुआ करती थी लेकिन आजकल कम हो गई, लेकिन होगी, चेंज हो गई तो वो बदल गई, वो समय के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में काम हो गया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, घड़ी की जगह मोबाइल का क्षेत्र बढ़ गया, पहले जितनी घड़ी की दुकान होती थी उससे ज्यादा मोबाइल का हो गया, तो ये तकनीकी बेरोजगारी है। चक्रीय, घर्षण और तकनीकी, ध्यान रखना। तो बेरोजगारी जो प्रतिशत है वो राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रतिशत वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ध्यान रखना त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा वो राज्य है जहां पर बेरोजगारी प्रतिशत जो है वो क्या है? सर्वाधिक है, दिए गए ऑप्शन में। चलिए अगला सवाल यहां पर, हाँ जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई
जम्बेश्वर साहब ले लिया मैंने नाम, अब कितनी बार ले, कुछ पढ़ा भी दे ठीक रहेगा। भारत में न्यूनतम बेरोजगारी प्रतिशत वाला राज्य बताइए। भारत में न्यूनतम बेरोजगारी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है ये बताइए। त्रिपुरा है, नागालैंड है, राजस्थान है, मेघालय है। न्यूनतम बेरोजगारी, अधिकतम त्रिपुरा है, न्यूनतम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है, अधिकतम बेरोजगारी जो है वो त्रिपुरा की है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वो किसकी है, तो वो है आपकी त्रिपुरा की। और अब पूछा जा रहा है न्यूनतम किसकी है, यानी मिनिमम किसकी है, वो मिनिमम है आपकी मेघालय की। तो इसका सही जवाब क्या है, मेघालय है, नागालैंड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो जरा यहां पर अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या है, भारत में बेरोजगारी के मापन का आधार क्या है। बेरोजगारी का टॉपिक साथ हो रहा है, गरीबी की अधिकांश बातें मैंने पूरी डिटेल से पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी सवाल आ जाएंगे। यहां पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी के मापन का आधार क्या है, समय आधारित, आय आधारित, ए व बी दोनों या नन। यहां पूछा है भारत में बेरोजगारी के मापन का आधार क्या है। बहुत सोच समझकर जवाब देना, इस सवाल में 90% लोग जो हैं वो गच्चा खाएंगे यानी गलत करेंगे अपना सवाल। भारत में बेरोजगारी के मापन का आधार क्या है। भारत में बेरोजगारी के मापन का आधार आय नहीं है, ये ध्यान रखना पहली बात। तो भारत में बेरोजगारी के मापन का आधार आय नहीं है, समय आधारित बेरोजगारी का मापन किया जाता है भारत में। कैसे किया जाता है जरा सुन लो। भारत में एक समिति इससे संबंधित है, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर 35 दिन से कम अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, 35 दिन से कम कार्य करता है, तो वह व्यक्ति पूर्ण बेरोजगार माना जाता है, ये ध्यान रखना भैया। पूर्ण बेरोजगार व्यक्ति है अगर उसे 35 दिन से कम काम मिलता है, और अगर उसे 35 से लेकर के 135 दिन के बीच काम मिलता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, अर्ध बेरोजगार माना जाएगा, अर्ध बेरोजगार माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति 135 दिन से अधिक कार्य पर जाता है तो वह पूर्ण बेरोजगार स्थिति में आएगा। क्या आएगा, पूर्ण बेरोजगारी की स्थिति, सॉरी पूर्ण रोजगार की स्थिति में आएगा। किसमें, पूर्ण रोजगार की स्थिति में आएगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति में आएगा। ये हमारा मूल्यांकन है, यानी दिन आधारित बेरोजगारी की मापन किया जाता है। 35 दिन से कम पूर्ण बेरोजगार, 35 से 135 अर्ध बेरोजगार, 135 दिन से अधिक अगर कोई व्यक्ति काम पर जाता है तो उस व्यक्ति को पूर्ण रोजगार युक्त व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, चलो इस बात को ध्यान रखते हैं। अब एक समिति भी ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी की गणना से संबंधित है एक समिति जिसका नाम क्या है, अर्जुन सेन समिति है। क्या है, अर्जुन सेन समिति जो है वो, अर्जुन सेन समिति जो है वो 2000 कब की है, 6 की है। ये अर्जुन सेन समिति 2006 की है, ये भी आप ध्यान रखना। इसका संबंध किससे अगर ये पूछा जाए तो आप बताना, बेरोजगारी से संबंधित है। अर्जुन सेन समिति बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। और एक है श्रम सहभागिता दर। क्या है, श्रम सहभागिता, सहभागिता जो है वो श्रम सहभागिता दर भी डिसाइड की गई है। ये श्रम सहभागिता दर को शॉर्ट में LFPR कहा जाता है। ये 40% श्रम सहभागिता दर है हमारे भारत में, और इसमें भी ग्रामीण और शहरी की अलग अलग है। श्रम सहभागिता में ग्रामीण लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि जो वो लोग श्रम ज्यादा करते हैं श्रम में उनकी भागीदारिता क्या है, ज्यादा है। इसमें शहरी लोग जो है उनकी श्रम में भागीदारिता 37% है, ग्रामीण की 21% है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 वाली, उसमें चालू दैनिक स्तर के आधार पर, चालू दैनिक स्तर के आधार पर किसका डिसाइड किया गया, बेरोजगारी का। चालू दैनिक स्तर के आधार पर इसका क्या किया गया, डिसाइड किया गया था। तो भारत में एक ऐच्छिक बेरोजगारी भी पाई जाती है भैया, ये ध्यान रखना। प्रकार में बता देता हूं कि एक ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, एक खुली बेरोजगारी यानी अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। क्या होती है, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। एक में तो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, पर कितना भी पैसा दे देना काम करवा लो आप, तो वो तो होती है क्या, एक आपके पास में ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी है या खुली बेरोजगारी है। एक व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, एक कितने भी पैसे में उसे काम करवा लो, ये दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक। जानबूझकर काम नहीं करना चाहता वो ऐच्छिक बेरोजगार है, और जो जितना भी पैसा दे देना लेकिन मैं काम करने के लिए तैयार हूं, वो क्या है, फिर भी काम नहीं मिलता, वो क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ठीक है, ये सारे
विमला जी इंपॉर्टेंट बातें, इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। ये सवाल जो मैंने बताया है कि भारत में बेरोजगारी के मापन का आधार क्या है, समय आधारित बेरोजगारी, यह परीक्षा में सवाल आया हुआ है। जितने भी सवाल करा रहा हूं सब पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवाल ही आपके सामने रखे जा रहे हैं। जरा अगला सवाल, भारत में वार्षिक रोजगार के आंकलन के लिए कार्य दिवसों की मानक संख्या बताइए क्या है। अब ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। हाँ जी बताओ, भारत में वार्षिक रोजगार के आंकलन के लिए कार्य दिवसों की मानक संख्या क्या है, यानी ऐसा स्टैंडर्ड समय बताइए जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति वार्षिक रूप से रोजगार से युक्त है, यानी कितने दिन अगर उस व्यक्ति को काम मिल जाए तो वह पूर्णतः क्या माना जाएगा, रोजगार युक्त व्यक्ति माना जाएगा वार्षिक रूप से। यानी 365 दिन में से उसे कितने दिन अगर काम मिल जाए तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, भारत में कार्य दिवसों की मानक संख्या ऐसी बताइए जो व्यक्ति पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो। तो ध्यान रखना, भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास टोटल मिलाकर 270 दिन, 365 में से अगर 270 दिन अगर उसके पास कार्य है तो वह व्यक्ति वार्षिक रोजगार के आधार पर रोजगार युक्त माना जाएगा। यह मानक संख्या है। वैसे तो मैंने बताया था अभी आपको 35 है, 35 से 135 है, 135 से फिर आप लोगों का अधिक है, तो 135 से अधिक में मानक समय अगर एग्जैक्ट पूछे तो 270 या 273 दिन अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है तो वो पूर्ण रोजगार युक्त माना जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, पहली बात। फिर कार्यशील जनसंख्या हम लोग कहते हैं कई बार किस देश में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो किस आयु वर्ग को हम कार्यशील जनसंख्या कहें ये आपको बताना है। क्या 15 से 20 वर्ष की जिनकी आयु है उनको कहा जाएगा, या फिर 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग वालों को कहा जाएगा, या 15 से 39 वर्ष आयु वर्ग को कहा जाएगा, या 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वालों को कहा जाएगा। कार्यशील जनसंख्या कितने लोगों की प्रतिशत वालों को कहा जाएगा, जरा आप बताइएगा। तो ध्यान रखना, जिन लोगों की उम्र जो है 15 से 39 वर्ष की है, किनकी है, 15 से 39 वर्ष जिनकी है आयु, उस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या में गिना जाता है। 15 से 39 वर्ष के जो उम्र के बीच के लोग हैं उन्हीं को किस में गिना जाता है, उन्हीं को कार्यशील जनसंख्या में गिना जाता है, ये ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है। भारत में पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है, तो अभी अभी मानक समय पूछे तो 270 या 273 दिन आपको बताया था, तो 273 हो तो 273 कर देना, वरना 270 भी आपको मिल सकता है। तो यहां 273 तो है ही, एक वर्ष में 273 दिन अगर कोई व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है तो वो पूर्ण रोजगार है। ये तो हुई वर्ष के हिसाब से बात। एक दिन में अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है वह भी पूर्ण रोजगार है, यानी एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है तो वह व्यक्ति भी पूर्ण रोजगार है। लेकिन वर्ष में दिनों की संख्या पूछे तो वह 273 दिन, पूरा पैमाना नहीं है एक दिन 8 घंटे। अब किसी व्यक्ति को एक दिन काम मिल गया फिर काम नहीं मिला, फिर काम नहीं मिला, वो नहीं है। यहां ध्यान रखना, एक दिन में 8 घंटे कम से कम होने चाहिए, वर्ष में 273 दिन उसको इतना काम मिलना चाहिए, तब वो पूर्ण रोजगार माना जाएगा। यानी इसका उत्तर सही क्या होगा, ए व बी दोनों होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्तों सवाल बहुत अच्छे ढूंढ कर आपके सामने मैंने रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्या है, आदत होती है, कीड़ा होता है उन लोगों को, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे सवाल आपको ध्यान रखने हैं। एक दिन में 8 घंटे और एक वर्ष में 273 दिन अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो वह पूर्ण रोजगार कहलाता है। भारत में न्यूनतम रोजगार की स्थिति क्या है। न्यूनतम रोजगार की स्थिति क्या है, तो भैया जिसको इससे कम स्थिति मिलती है वो न्यूनतम वाली है। एक वर्ष में 136 दिन अगर किसी व्यक्ति को काम मिले या इससे कम मिले तो वह भैया रोजगार की स्थिति में नहीं है। और एक दिन में 4 घंटे मिले तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, वह न्यूनतम रोजगार की स्थिति है। एक वर्ष में 365 में से 136 दिन और रोजाना के जो घंटे हैं उनमें अगर 4 घंटे ही काम मिल रहा है तो वह क्या है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी, यहां 136 दिन और ये है आपके 4 घंटे रोजाना के, एक वर्ष के 136 दिन है, तो वह न्यूनतम रोजगार की स्थिति वाला व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने सवाल क्या है, देखो। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में गरीबी का प्रतिशत क्या है। अभी अभी बताया था आपको, 2 समितियों के आधार पर मैंने गरीबी का प्रतिशत आपको बताया था अभी। आप बताइए जरा इसका क्या होगा सही जवाब।
दो समितियों के आधार पर इसका निर्धारण मैंने आपके सामने रखा था। एक तो मैंने आपको समिति बताई थी जिस समिति ने इसका प्रतिशत बताया था। एक आपके पास समिति कौन सी थी? तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति ने तो इसको कितना बताया था? इन्होंने कहा था 21.9% है भैया। और एक आपको बताया था मैंने सी रंगराजन समिति ने इसको कितना बताया था? 29.5% बताया था। आपसे तो सीधा पूछा जा रहा है, अगर समिति का नाम देकर पूछे तो आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। तेंदुलकर समिति 21.9%, सी रंगराजन समिति 29.5%। लेकिन अब इन उपयुक्त ऑप्शन में से आपको कौन सा सही नजर आ रहा है वह आपको बताना है। तो इसमें से सही जवाब आपका 21.9% है, क्योंकि 21.9% जो है वो आपका इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। इसमें भी अगर मैं फिर आपसे कहूं ना ग्रामीण और शहरी के बारे में बताइए, तो ग्रामीण और शहरी के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत में गरीबी का प्रतिशत और ग्रामीण और शहरी में क्या है, तो ये दोनों प्रतिशत जो है वो आपके किसके हो जाएंगे? ग्रामीण और शहरी के हो जाएंगे। और राजस्थान में अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए, किसमें? राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत पूछा जाए तो ध्यान रखना 14.9% है राजस्थान का गरीबी का प्रतिशत। ध्यान रखना है कितना है? 14.9% राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत है। चलो जी अगला सवाल देखो। वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो अभी बता दिया आपको गरीबी का प्रतिशत क्या है। भारत में पूछे तो 21.9% कर देना, और अगर आपको समिति का नाम देकर पूछे तो सी रंगराजन ने 29.5 बताया था, एस तेंदुलकर ने 2011 का 21.9 बताया था। लेकिन अभी मैंने राजस्थान का आपके सामने रख दिया है, तो राजस्थान का पूछ रहा है तो राजस्थान वाले का जवाब दे दो कि भैया 14.9% राजस्थान का गरीबी का क्या है? प्रतिशत है। 14.9% आपका सही जवाब हो जाएगा। अब राजस्थान में भी आपसे वो ग्रामीण और शहरी का पूछे तो राजस्थान में भी ग्रामीण और शहरी का ऊपर दोनों में दिया हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 14.9% आपको एक याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अब की बार सुनो, 2011 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत वाला राज्य बताओ। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मिक्स मत कर देना बेरोजगारी और गरीबी को। पहले तो ये ध्यान रख लेना, मैंने थोड़ी देर पहले जो सवाल कराए हैं वो बेरोजगारी के कराए थे। किसके? बेरोजगारी में आपको त्रिपुरा और मेघालय के बारे में बताया होगा। किसके बारे में? त्रिपुरा और किसके बारे में? मेघालय के बारे में बताया होगा। अधिकतम और न्यूनतम बेरोजगारी का जो प्रतिशत है उसके मामले में, उसमें मिक्स मत कर देना। यहां पूछ किसके बारे में रहा है? गरीबी प्रतिशत वाला बताना है, वो भी किसके अनुसार? वो भी 2011 की गणना के अनुसार बताना है। ताजा जो नीति आयोग का बहुआयामी जारी किया गया गरीबी सूचकांक, उसके आधार पर पूछे तो मैंने आज आते ही क्लास के शुरुआत में वो आपको दोनों बता दिए कि कम से कम कहां है और अधिक से अधिक कहां है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो राज्यों का क्रम दिया गया वो मैंने क्रम से ही लिखे हैं सारे। यहां पूछा है 2011 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला, इसमें सबसे पहले ज्यादा गरीबी है छत्तीसगढ़ की, उसके बाद सेकंड है दादर नगर हवेली की। ये 2011 के अनुसार जो क्रम था केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का, उसी अनुसार मैंने लिखे हैं। ये थर्ड है और ये क्या है? फोर्थ है। ये चार क्रम आप याद कर लीजिएगा। 2011 के अनुसार गरीबी प्रतिशत सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद दादर नगर हवेली, उसके बाद झारखंड और उसके बाद मणिपुर है। बहुआयामी सूचकांक में भी आप अगर देखो तो गरीबी के प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में है, उसके बाद आपका क्या है? झारखंड है, उसके बाद आप लोगों के पास क्या है? यूपी है, उसके बाद आपका क्या है? एमपी है। ये वाला प्रतिशत है। यहां पर क्या है? झारखंड तो आपका आ रहा है लेकिन इनमें छत्तीसगढ़ नहीं है, ना मणिपुर है। ये क्रम 2011 के अनुसार है। ये गरीबी बहुआयामी सूचकांक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगला जरा सुनो क्या है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक गरीबों की संख्या वाला राज्य बताओ। अभी क्या था? गरीबी के प्रतिशत वाला राज्यों का क्रम बताओ। अभी जो पीछे बताया था वो प्रतिशत है और यहां क्या है? गरीबों की संख्या है। उसके हिसाब से आपको राज्यों का क्या बताना है? सही क्रम बताना है। तो यहां भी मैंने आपको सही क्रम ही लिख कर दिया है। सबसे ज्यादा आपको लिख कर दिया है किसका? ओडिशा का। तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो चलिए जरा इस बात को ध्यान रखना, ओडिशा आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। ओडिशा के अनुसार सर्वाधिक गरीबों की संख्या यहां होगी।
अगला सवाल यहां है, वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाला राज्य बताइए। न्यूनतम गरीबी प्रतिशत पूछ रहा है, यहां देखो क्या है, न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाला राज्य, ये 2011 के अनुसार है। और अभी मैंने नीति आयोग वाला भी आपको बताया था, नीति आयोग वाला भी आपको थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो उन राज्यों का क्रम भी मैंने बताया था कि केरल, गोवा और सिक्किम, क्या था, केरल, गोवा और सिक्किम, केरल, गोवा और क्या है आपका, गोवा और सिक्किम है, सिक्किम है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु है और तमिलनाडु के अलावा आपका पंजाब है। ये बात आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि न्यूनतम प्रतिशत नीति आयोग के एमपीआई के आधार पर अगर आपको पूछे तो ये बताना है। और अगर 2011 के अनुसार न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाला पूछे तो ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका क्या है, चौथा है। ये 4 क्रम है, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहां है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2021 में बेरोजगारी की दर बताइए। सेंटर फॉर इकोनॉमिक जो धैर्य करते हैं उनको इस तरीके के सवाल मिलते हैं। देखो एकदम लेटेस्ट करंट का सवाल है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2021 में बेरोजगारी की दर आपको बतानी है कितनी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2021 में बेरोजगारी की दर कैसी है। आप 2016 का जो पेपर हुआ है ग्राम सेवक का, उसको एक बार अपनी निगाहों से देख लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भैया आप जो ऊपर ऊपर से पढ़कर जाते हो, इतना आसान सवाल पेपर में आता नहीं है। उसका आइडिया आपको मैं 150 से 200 सवाल आपको बेरोजगारी और गरीबी पर अकेले पर करवाना चाह रहा हूं। वो सवाल आप देख लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी परीक्षाओं में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2021 की बेरोजगारी की दर अगर आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना, वो 17.8 नहीं है, वो 10 नहीं है, वो आपका 6 नहीं है, वो 8 पॉइंट कितना है, 5.1% है। 8.51% जो है वो किसका है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2021 की बेरोजगारी की दर है। ये गरीबी नहीं है, ये बेरोजगारी की दर है। चलो नेक्स्ट जरा अगला सवाल क्या है देखो, लॉरेंज वक्र के से विश्व में प्रथम सापेक्ष गरीबी का मापन कब किया गया। यह सवाल एसएससी में आ चुका है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यह सवाल आया है। लॉरेंज वक्र से विश्व में सर्वप्रथम सापेक्ष गरीबी का मापन कब किया गया। तो मैंने ये बताया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉरेंज वक्र किन दो चीजों के बीच में वक्र होता है। तो ध्यान रखना, एक तो आय के बीच में होता है और एक जनसंख्या का जो प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत के बीच का ग्राफ होता है। और ये ध्यान रखना किससे संबंधित नहीं है, सीधा सीधा गरीबी नहीं है, इसमें आय की असमानता जो है, क्या है, आय की असमानता का मापन होता है। आय की असमानता का क्या किया जाता है, इसमें मापन किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1905 में लॉरेंज वक्र विश्व में प्रथम सापेक्ष गरीबी का इससे क्या किया गया था, मापन किया गया था। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए अगला, गिनी गुणांक का मान क्या होता है। तो मैंने कहा था गिनी गुणांक को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और गिनी गुणांक का मान 0 से किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है। और इस जी का जो मान होता है वो होता है a बटा a प्लस b। और ये a और b क्या है, तो लॉरेंज वक्र में ये असमानता वाली लाइन है, ऐसे वक्र होता है, यहाँ a होता है और यहाँ b होता है। ये लाइन इससे कितनी नजदीक है, इससे कितनी दूर है, वो a और b का डिसाइड करता है। इस आधार पर इस a और b का मान रखकर g का मान निकाला जाता है। g का जो मान है वो 0 और 1 के मध्य में आता है। तो यहां ध्यान रखना, 0 और 1 के मध्य में किसका मान आता है, तो गिनी गुणांक का मान जो है वो 0 और 1 के मध्य में होता है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। आज आपके सामने 20वां सवाल है, गिनी गुणांक संबंधित किससे है, ये बताइए जरा। गिनी गुणांक किससे संबंधित है, गिनी गुणांक संबंधित है किससे, मुद्रास्फीति की दर से, गरीबी सूचकांक से, आय की विषमता से, व्यक्तिगत आय से। इसका सही जवाब दे दोगे तो आपको पीछे पढ़ाया है वो मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा। बोलो, गिनी गुणांक किससे संबंधित है, मुद्रास्फीति की दर से संबंधित है, या फिर इसमें गरीबी सूचकांक से संबंधित है,
या फिर आय की विषमता से है या व्यक्तिगत आय से है। मैं यही बात जो बोल रहा था वही जवाब आपने दे दिया है। मैंने पहले कहा मुद्रास्फीति और व्यक्तिगत आय तो इससे संबंधित नहीं है। जब ये दो ऑप्शन आए तो आप सचेत हो जाना, 90% ही नहीं 99% जनसंख्या इस सवाल को गलत करके आएगी और उसका नेगेटिव नंबर जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर भी आपने गलत जवाब दिया। मैंने कहा गरीबी सूचकांक और जब आय की विषमता दोनों आए तो यह आय की विषमता का मतलब आय की असमानता ही तो है भैया। आय की क्या है? असमानता। आय की असमानता यहां पर है। तो सूचकांक कुछ नहीं ज्ञात होता, इससे आय की असमानता का पता चलता है। चाहे आपका लोरेंज वक्र हो, चाहे आपका गिनी गुणांक हो, इसका सही जवाब आपका क्या होगा? आय की विषमता होगा, ना कि गरीबी सूचकांक। बाद में आप कोर्ट में जाओ, चाहे कहीं जाओ, आरपीसी कहेगी या अधीनस्थ बोर्ड कहेगा भाई साहब इसका जवाब आय की विषमता है, आप बाद में क्या लगाते घूमोगे? आपको पता ही है कि हमारा एक सवाल सही हो जाए, लेकिन सही होगा नहीं। इसका सही जवाब आय की क्या है? विषमता ही है। आज आपको 20 सवाल मैंने इस पर आधारित करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज का एक अंतिम सवाल और ले रहा हूं। सवाल अभी मेरे पास इस पर बहुत है, यानी मैं चाह रहा हूं कि इस पर आपको 200 से 300 सवालों की प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि बड़ी परेशानी होती है, ये मत कराओ, वो मत कराओ, वो कराओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कराया जा रहा है वो आपको बहुत सोच समझ कर कराया जा रहा है। तो वो भी सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास में वो नहीं कराएंगे। मैं आपको अलग से उस क्लास के वीडियो अपलोड करवा दूंगा, जिसमें मैंने 200 से 300 सवाल इस पर बनवाए हैं और वो रोजाना आपको 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 करके मिलते रहेंगे। तो आप लोग उन चीजों को देखते रहें। हाँ, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धनतम तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है? एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि बेरोजगारी के कारण क्या है, इन निम्न में से बेरोजगारी के कारण क्या है, ऑप्शन आए, उसके बाद एक आए निम्न में से गरीबी के कारण क्या है, तो मेरे हिसाब से ये 2 सवाल आए तो आपके फ्री के नंबर हैं। क्या है? फ्री। ऐसा सवाल आता है परीक्षा में कई बार ऐसा सवाल आता है, निम्न में से मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण क्या है। तो भैया आपको ऐसे सवालों में तो अपनी खुद की समझ काम में लेनी होगी। जनसंख्या बढ़ रही है, आय के स्रोत कम हो रहे हैं, इस प्रकार के कई ऑप्शन उसमें मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए जरा इस सवाल का सही जवाब दे दीजिए। उसके बाद हमारा समय भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है आज की क्लास को यहां हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो सवाल है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के निर्धनतम व मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है? तो इसका सही जवाब है, ये पटवारी 2011 का सवाल है। क्या है? पटवार 2011 में आया हुआ सवाल है। पटवार 2011 में आया हुआ सवाल है। इसका सही जवाब क्या? इंदिरा आवास योजना, गंगा कल्याण योजना, अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय परिवार योजना। तो इसका सही जवाब है मकान उपलब्ध कराना है। तो इसका सही जवाब इंदिरा आवास योजना है, जिसी को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना इसी का कर दिया गया। चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं तो आपसे। ये 2013 में आया हुआ सवाल है, लेकिन अब ये मजदूरी वाला आंकड़ा जो है वो बदल गया है। तो बदले हुए आंकड़े के साथ आपको सवाल कराएंगे। ये पटवार 2000 कितने में आया हुआ है? 13 में आया हुआ है। पटवार 2013 में यह सवाल आया हुआ है। पटवार 2013 में था। तो राज्य सरकार के कुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी 1 जनवरी 2013 से बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। तो अब इनको याद करने से कोई फायदा आपको है नहीं। नई दरें जो है उसके हिसाब से नया सवाल बनाकर आपके सामने रख देंगे। उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब क्या था कि 167 रुपए से बढ़ाकर 186 रुपए कर दिया है। लेकिन आपको तो अब लेटेस्ट वाली याद करनी है। ठीक है, हाँ जी, अब क्या करनी है? नए लेटेस्ट जो है उसको क्या करना है? याद करना है कि अब बढ़ाकर कितनी कर दी है सरकार ने 2021 में। वो न्यूनतम मजदूरी जो है वो आपको याद करनी है। ये आर्थिक समीक्षा की हमारी जब क्लास आपने देखी होगी तो उस आर्थिक समीक्षा की क्लास में आपको ये पूरी डिटेल से करवाया गया होगा सवाल। ऐसा सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है। एक सवाल और देखें क्या? ये देख लो। देश में योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग द्वारा निर्धनता की किस विचारधारा को अपनाया गया? तो नीति आयोग ने कौन सी विचारधारा को अपनाया? सर संगणक का करंट 19 को एग्जाम है, जरूर कराएंगे साहब। कल से केवल करंट अफेयर्स की बात इस क्लास में हमारी होने वाली है। तो किस अवधारणा को अपनाया नीति आयोग ने? नीति आयोग ने निरपेक्ष जो
विचारधारा है निर्धनता की यानी गरीबी की, उस निर्धनता की निरपेक्ष विचारधारा को कब से अपनाया? तो 1 जनवरी 2015 से जो है वो उसने निरपेक्ष जो अवधारणा है उसको क्या किया था? अपनाया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें अगली क्लास में आपको करवाएंगे। तो इस विषय से रिलेटेड आपको वीडियो रिकॉर्डेड ही मिल पाएंगे। बाकी रोजाना की करंट अफेयर्स की तरह हम बात करेंगे। आज का थंबनेल शायद मेरे हिसाब से चेंज नहीं हुआ, उस पर गरीबी और बेरोजगारी वाला ही टॉपिक लिखना था, लेकिन वो करंट अफेयर्स का रह गया। कोई दिक्कत नहीं, उसको चेंज करवा देंगे। आप सभी आनंद से तैयारी करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।